बार काउंसिल होता क्या है? अधिवक्ताओं को गवर्न करने के लिए एक संस्था है। बेंच और एडवोकेट्स के बीच में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक्ट को लागू करने के लिए कोई बिल पास होता है? स्टेट का एक्ट तो विधानसभा से पास होता है, सेंट्रल का कोई एक्ट संसद उसको पास करती है। कोर्ट प्रीमाइसेस में बेसिक फैसिलिटीज। ना पंखा है, पीने के लिए आपको पानी नहीं मिलेगा, वॉशरूम्स बहुत गंदे मिलेंगे, फीमेल टॉयलेट्स नहीं है। बार काउंसिल है और जो एडवोकेट्स है, बार काउंसिल अधिवक्ताओं की संस्था है जूनियर अधिवक्ता है, कि जूनियर अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड की सुविधा उपलब्ध हो। वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं, वो हमारे एसेट्स हैं। युवा अधिवक्ताओं के बारे में। वो अधिवक्ता हमारे न्याय प्रणाली के नींव हैं। सबसे पहले बीसीआर चुनाव 2018 में हुए थे और अब 2026 में हो रहे हैं, ऐसा क्यों? नमस्कार, मैं हूं जया सिंह नरुका और आप देख रहे हैं हैंडीक्रंच पॉडकास्ट। और आज के स्पेशल एपिसोड का नाम है वकालत की आवाज, जहां हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश पाल जादौन जी, जो कि पेशे से एक एडवोकेट हैं और कानूनी दांवपेच पर इनकी पकड़ थोड़ी मजबूत है। और अभी अप्रैल में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान इलेक्शंस में ये एज ए कैंडिडेट भी खड़े हुए हैं। इस दौरान इन्होंने कई जिलों के दौरे किए, इन्होंने अधिवक्ताओं को जाना, उनकी समस्याओं के बारे में जाना, किन किन परेशानियों से वो गुजर रहे हैं। तो इस एपिसोड में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो मुकेश जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि वकालत का शौक आपको मतलब कैसे हुआ, आपके रोल मॉडल कौन है और कहाँ से आपने शुरुआत करी? मैंने 2002 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया था। उसके बाद मैंने कुछ दिन करौली में प्रैक्टिस की। उसके बाद में मैंने राजस्थान हाई कोर्ट में श्री अनुराग शर्मा जी के साथ प्रैक्टिस शुरू की। उनके साथ रह के मैंने वकालत की बारीकी को सीखा। उन्होंने मुझे एज ए गुरु, बिल्कुल जैसे कुम्हार घड़े को तैयार करता है, ऐसे उन्होंने मुझे वकालत के पेशे में तैयार किया, जिसके लिए मैं हमेशा उनका जीवन भर आभारी रहूंगा। उनकी बदौलत ही आज जो वकालत में मैं सक्सेसफुल हूँ या जो आगे बढ़ रहा हूँ, वो सब उनकी बदौलत ही है। उन्होंने कभी भी एज ए जूनियर ट्रीट नहीं किया। उन्होंने हमेशा सिखाने के लिए आगे से आगे वो हमें बढ़ाते रहे। और जैसे केस में आर्गुमेंट करना है, वो पीछे खड़े होते थे हमारे और हम आर्ग्यू करते थे। कहीं अटकते थे तो वो हमें बताते थे कि इसमें ये पॉइंट है, इसको ऐसे हमें लीड करना है। तो शुरुआती दौर में मैंने उनके साथ प्रैक्टिस की और उसके बाद मैंने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की करीब 2008-9 से। उसके बाद से मैं निरंतर वकालत में हूँ। आप कितने साल से हैं मतलब मैं वकालत में? 2002 से प्रैक्टिस में हूँ। तो सर, जैसे मूट कोर्ट्स वगैरह भी होते हैं, हम्म। उसमें जो नए नए एडवोकेट्स बनते हैं तो उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स मतलब होती है? मूट कोर्ट हमारे टाइम में जब मैंने एलएलबी किया था तब बहुत कम था इसका मूट कोर्ट का। 5 ईयर लॉ भी उसके बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है। अच्छा। यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ते थे, थोड़ा क्लासरूम्स में मूट कोर्ट का प्रैक्टिस होती थी। लेकिन उसके बाद में जब ये 5 ईयर लॉ कोर्सेज आए हैं, उसके बाद मूट कोर्ट्स का ज्यादा प्रचलन चला है। अच्छा, तो जैसे कि अभी आप इलेक्शन में खड़े उतरे हैं हम्म। और इस दौरान आपने कई जिलों के दौर भी किए, तो आप कई एडवोकेट से मिले हम्म। जो एक्सपीरियंस भी हैं, कुछ नए भी हैं। तो उनके साथ मतलब आपकी वार्तालाप कैसी रही? उनकी ऐसी क्या समस्याएं हैं जो आपने मतलब जानी? युवाओं के लिए सामाजिक रूप से देखा जाए तो कोई भी नया एक एडवोकेट बनता है, उसको आर्थिक रूप से काफी असुरक्षित महसूस करता है वो अपने आप को। दूसरा, उनके वेलफेयर के लिए जैसे मेडिक्लेम पॉलिसीज नहीं है, उनको स्टाइपेंड जैसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। जूनियर अधिवक्ताओं के लिए लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध नहीं है कि वो अगर जजमेंट्स वगैरह निकालना चाहें सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, तो उनको लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। केवल उनको कोर्ट प्रेमाइसेस में ही ये सुविधा उपलब्ध है। कई छोटी बारों में जो बार एसोसिएशन है, वहाँ पे लाइब्रेरी भी नहीं है। अच्छा। आज डिजिटल युग में हम बात करते हैं, सारा डिजिटलाइजेशन हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम राजस्थान के कई छोटी छोटी बार ऐसी हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ 50 एडवोकेट्स हैं या 100 एडवोकेट्स हैं या 25 एडवोकेट्स हैं। वहाँ डिजिटल लाइब्रेरी भी उपलब्ध नहीं है, बुक्स उपलब्ध नहीं है। तो ये एक जो नया अधिवक्ता है जो प्रैक्टिस में आ रहा है, उसको कानून की जो लेटेस्ट जानकारी है उससे वो रूबरू नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है। तो ऐसा कोई मतलब ऐप आप बनाएंगे या फिर किस नहीं, तरीके ऐसे से आप आजकल करेंगे? ऐसी कई मोबाइल ऐप्स आ गई हैं जिनमें देख के उनकी मेंबरशिप, उनको सब्सक्राइब करके आप जजमेंट्स वगैरह पढ़ सकते हैं। लेकिन एक जो बेसिक कानून है, जिसके जो जनरल्स आते हैं, हम्म। वो उपलब्ध नहीं हो पाते उनको।
और जैसे बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, तो मैं तो जैसे आम आदमी हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो आप अगर थोड़ा मुझे और हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि बार काउंसिल होता क्या है, इसमें मतलब कोई स्पेसिफिक एज लिमिट होती है या एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, या मतलब किस तरीके से होता है? बार काउंसिल एक अधिवक्ताओं को गवर्न करने के लिए एक संस्था है, जिसमें कि अधिवक्ता एनरोल्ड होते हैं। वहां से ही हमें प्रैक्टिस के लिए एक सर्टिफिकेट इशू होता है, उसके बाद ही हम वकालत कर सकते हैं। अच्छा। एडवोकेट्स के कंडक्ट को गवर्न करती है बार काउंसिल। साथ के साथ ही बार काउंसिल एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए कार्य करती है। जो बेंच है, बेंच और एडवोकेट्स के बीच में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बार काउंसिल, जो कि आजकल केवल बार काउंसिल को ऐसे देखते हैं वहां बस एनरोलमेंट करवा लो या किसी एडवोकेट के खिलाफ शिकायत है तो वो दे दीजिए उसमें, तो वहां वो कार्रवाई होती है एडवोकेट्स के खिलाफ। अच्छा। लेकिन जो भी नया एक्ट गवर्नमेंट लेके आती है, वो डिस्कशन के लिए सबसे पहले बार काउंसिल में जाता है। उसमें सुझाव मांगे जाते हैं। कोई भी नया एक्ट आता है, चाहे वो सेंट्रल का एक्ट हो, चाहे वो स्टेट का एक्ट हो, या कोई भी रूल्स हो, वो पहले बार काउंसिल में जाते हैं, वहां डिस्कशन के लिए जाते हैं। बार काउंसिल उसमें अपने कमेंट्स, क्या अमेंडमेंट होना चाहिए इस एक्ट में, क्या क्या संशोधन रिक्वायर्ड है, वो सब बार काउंसिल तैयार करके और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को भेजती है। आप अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम्म। ये बार काउंसिल के मेंबर के लिए लड़ रहे हैं, या मतलब कौन सी पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं? बार काउंसिल में पहले 25 मेंबर के लिए इलेक्शन हुआ करता था। एडवोकेट जनरल उसमें एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट में 30% वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन दिया है। उसके बाद अभी 23 सीट्स पे इलेक्शन हो रहे हैं, जिनमें से 18 सीट्स जनरल कैटेगरी के लिए ओपन है, 5 सीट्स रिजर्व हैं फीमेल्स के लिए, 2 सीट्स फिल की जाएंगी कॉप्शन के द्वारा, जिसमें बार काउंसिल में जीते हुए मेंबर्स कॉप्ट करेंगे 2 फीमेल कैंडिडेट्स को। ये इलेक्शन 22 अप्रैल को अभी होने हैं, 22 अप्रैल 2026 को। इससे पहले जो इलेक्शन हुए थे वो मार्च 2018 में हुए थे। 5 साल के लिए कार्यकाल होता है, लेकिन इस बार ये 8 साल बाद हो रहे हैं इलेक्शन। तो ऐसा क्यों, मतलब हमेशा 5 साल और इस बार 8 साल? इससे पहले जो इलेक्शन हुए थे वो 2009 में हुए थे, 2009 के बाद में 2018 में हुए। वो डिले का रीजन ये रहा, उस वक्त एडवोकेट्स रिन्यूअल ऑफ प्रैक्टिस रूल्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें सभी अधिवक्ता साथियों को रिन्यूअल करवाना था। इसके रिगार्डिंग वो पेंडिंग रहा काफी समय तक इलेक्शन। अब 2018 के बाद अब 2026 में ये इलेक्शन हो रहे हैं। आजकल जो एडवोकेट्स हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत ही बड़ा मुद्दा है ये, और जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसको लेकर मतलब आपका क्या नजरिया है? देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तैयार हो गया, बार काउंसिल ने सबमिट कर दिया। बार काउंसिल की बहुत दिन से डिमांड रही है, वो स्टेट के पास पेंडिंग है, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पेंडिंग रहा है वो एक्ट। आज अधिवक्ता सुरक्षा एक बहुत बहुत ही गंभीर विषय है। आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही राजस्थान हाईकोर्ट में एक पार्टी ने, लिटिगेंट्स ने एक एडवोकेट के ऊपर हमला कर दिया, उनके काफी चोटें आई। ऐसा राजस्थान की विभिन्न बारों में आए दिन होता रहता है, जहाँ पे या तो उनकी खुद की पार्टी या फिर अपोजिट पार्टी एडवोकेट्स को टारगेट करके उनके साथ असोल्ट करते हैं। वो उसके पीछे रीजन कोई भी हो, लेकिन लिटिगेंट्स की लड़ाई में एडवोकेट्स आहत होते हैं, चोटें पड़ती हैं उनको। ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसमें सरकार की तरफ से काफी ढील दी जा रही है, एक्ट को लागू नहीं किया जा रहा है। हम अधिवक्तागण बहुत समय से इसकी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन डिमांड पर अभी तक कोई भी व्यापक कदम सरकार के द्वारा नहीं उठाए गए हैं। तो मतलब आप किस तरह का प्रोटेक्शन उन्हें दिलवाना चाहते हैं? जो एडवोकेट्स के साथ जो ज्यादती हो रही है, जो असोल्ट कमिट किया जाता है एडवोकेट्स के साथ ड्यूरिंग प्रैक्टिस, ड्यूरिंग कोर्ट आवर्स या कोर्ट आते जाते रास्ते में, आए दिन अधिवक्तागण हमारे शिकार होते हैं किसी ना किसी मुवक्किल के द्वारा। जो उनके क्लाइंट्स हैं या अपोजिट पार्टी के क्लाइंट्स, उनके द्वारा उन पे हमले किए जाते हैं। ये ये ऐसे लोग हैं जो अपने केस के लिए टारगेट करते हैं एक अधिवक्ता को, कि इसको हम चोट पहुंचाएंगे तो हम, ये डरेगा और अच्छे से पैरवी नहीं करेगा। लेकिन अधिवक्ता कभी इन हमलों से
या ऐसी धमकियों से कभी नहीं घबराते हैं। वो अपना जो कार्य है वो पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। लेकिन इसके पीछे जो आहत होता है, वो एक एडवोकेट आहत होता है, उसकी फैमिली को चोट पहुँचती है वो। क्योंकि किसी के साथ भी एक उम्र में जब उसके ऊपर हमला होता है, हुँ। तो उसकी शायद फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा दुःख पहुँचता है और वो खुद भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि मैं, क्योंकि कोई भी केस एडवोकेट का पर्सनल नहीं होता। हुँ। वो किसी एक पार्टी के लिए, अपने एक मुवक्किल के लिए कोर्ट के सामने लड़ रहा होता है और उसमें फिर जब उसको शारीरिक क्षति पहुँचती है, तो ये बहुत ही दुखद पहलू है। इसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए, जल्दी से जल्दी उठाना चाहिए। हमारे अधिवक्ताओं की बहुत समय से ये डिमांड रही है, लेकिन इस पे अभी तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। और स्पेशली तब बुरा लगता है जब व्हेन ही इज़ द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द यस, फैमिली, है ना? हाँ, ये भी है क्योंकि एडवोकेट अगर फैमिली के लिए कमा रहा है, हुँ। अपनी फैमिली का लालन-पालन कर रहा है और उसमें फिर किसी पार्टी के द्वारा उसको शारीरिक क्षति, कई बार तो बहुत गंभीर रूप से चोट पहुँचाई गई है अधिवक्ताओं को, तो उससे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। फिर उनके लिए फिजिकल असॉल्ट के साथ-साथ ये एक फाइनेंशियल और मेंटली ट्रॉमा होता है उनके लिए। आपका कोई ऐसा केस अगर आप बताना चाहें, आपके साथ कभी पर्सनली ऐसा हुआ हो? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं भगवान हुआ की है। दया से नहीं हुआ है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है, इसमें सरकार की भूमिका तो रहती ही है, लेकिन आप अपने स्तर पर क्या करेंगे? देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की ज़िम्मेदारी सरकार की है, पर मेरा प्रयास रहेगा कि इसमें किसी भी अधिवक्ता के ऊपर हुए हमले को कॉग्निजेबल ऑफेंस और गंभीर प्रकृति का अपराध माना जावे। अधिवक्ताओं की सुरक्षा कोर्ट प्रेमाइसेस और इसके अलावा उनके घर पर भी, ऑफिस में उनकी सुरक्षा सरकार सुनिश्चित करे और ऐसे जो हमले और झूठे मुकदमे जो लिटिगेंट्स करते हैं अधिवक्ता के ऊपर, उनसे उनको राहत दिलाने के लिए सरकार उसमें प्रावधान करे एक्ट में। ये मेरा नज़रिया रहेगा। तो इन एक्ट्स को लागू करने के लिए कोई बिल पास होता है, कमिटी बैठती है, मतलब किस तरीके से प्रोसेस होता है? कोई भी एक्ट जो पारित होता है उसके हुँ। लिए विधानसभा, अगर स्टेट का वो कोई एक्ट है तो उसको विधानसभा से पास होता है। और अगर सेंट्रल का कोई एक्ट है तो उसके लिए संसद उसको पास करती है। उसके बाद ही वो लागू होता है। कोर्ट प्रीमाइसेस में बहुत से ऐसे एडवोकेट्स होते हैं जो बेसिक फैसिलिटीज को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, मतलब उन्हें बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिल पाती वहां पर। आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, मैंने राजस्थान के विभिन्न बार एसोसिएशन में जाके एडवोकेट से संपर्क किया है, उनसे मिला हूँ। वहाँ की मैंने दशा देखी है। आप आश्चर्य करेंगे, मई-जून के महीने में भी एडवोकेट्स के लिए एक, कहीं आप देखेंगे पेड़ के नीचे टेबल लगा के बैठे हुए हैं, कहीं लोहे की टीन शेड के नीचे बैठे हुए हैं, जहाँ ना पंखा है। हम कूलर, एसी की बात करते हैं लेकिन वहाँ पे फैन भी नहीं है, पंखे तक नहीं है। वहाँ पीने के लिए आपको पानी नहीं मिलेगा। आपको वहाँ एक प्याऊ होगी, उसमें डायरेक्ट टैप वाटर आपको यूज़ करना है, मटके से पानी पी लीजिए। कोई आरओ की फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे। टॉयलेट्स की स्थिति ये है कि आपको वो बहुत ही वॉशरूम्स बहुत गंदे मिलेंगे, जिनमें जाना एक अपने आप में एक चुनौती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि महिला अधिवक्ताओं की स्थिति तो और भी ज़्यादा खराब है। उनके लिए टॉयलेट्स तक उपलब्ध नहीं है बहुत सारी अदालतों में। आप हाई कोर्ट में देखें तो केवल हाई कोर्ट में है जहाँ पे आपको फीमेल टॉयलेट्स आपको उपलब्ध मिलेंगे, जहाँ पर हैं। लेकिन छोटी-छोटी जो राजस्थान की बार है उनमें फीमेल टॉयलेट्स नहीं है। सच में है ही नहीं। सच में नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, कई फीमेल अधिवक्ता जो छोटी बार में प्रैक्टिस करती हैं, वो कोर्ट आवर्स में पानी तक कम पीती हैं वो, ताकि उन्हें वॉशरूम ना ताकि जाना उनको पड़े। वॉशरूम नहीं जाना पड़े। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बेसिक, कम से कम ये तो बेसिक अधिकार है। जो अधिवक्ता है, वो खुद के लिए नहीं लड़ रहा है, वो आम जनता के लिए लड़ाई लड़ता है कोर्ट में। उनके हक के लिए लड़ाई लड़ता है। लेकिन उन अधिवक्ताओं के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं है। कुछ समय पहले हाई कोर्ट ने एक बिल्डिंग कमेटी ने एक निकाला था ना रूल कि जहाँ कहीं भी नई कोर्ट्स बनेंगी, वहाँ पे एडवोकेट्स के लिए चैम्बर्स भी होंगे, टॉयलेट्स की सुविधा भी होगी। तो अब कहीं-कहीं जहाँ अच्छी नई कोर्ट्स बन रही हैं, वहाँ फिर भी फीमेल टॉयलेट्स की फैसिलिटी है। अदरवाइज़ जो पुरानी कोर्ट्स हैं या छोटी जहाँ कोर्ट्स हैं, जहाँ 1 या 2 जुडिशियल ऑफिसर बैठ रहे हैं, वहाँ पे अभी भी फीमेल टॉयलेट्स की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बहुत बुरा लगता है ये सुन के कि जो दूसरों के हक के लिए लड़ते हैं, उनको खुद का ही हक नहीं मिल हाँ, पा रहा उनको है। खुद का हक नहीं मिल रहा है।
ये बिल्कुल सही बात है। आप देखें, कई जगह तो करीब 20-25 की स्ट्रेंथ होती है एडवोकेट्स की। वहाँ तो आपको टॉयलेट के नाम पे या पीने के पानी के लिए, या उनको आप सोचें कि वो कहीं उनके पास चैम्बर हो, ये आप अ, बिल्कुल ऐसी कहीं सुविधा उपलब्ध है ही नहीं। और जो बार काउंसिल है और जो एडवोकेट्स है, इनमें एक हमेशा से एक गैप पाया जाता है। तो इस गैप को आप अपने स्तर पर कैसे फिल करेंगे? निसंदेह बार काउंसिल अधिवक्ताओं की संस्था है, लेकिन इलेक्शन होने के बाद बार काउंसिल के जो मेंबर इलेक्ट होके जाते हैं, वही आम अधिवक्ता से दूरी बना लेते हैं। मेरा ये प्रयास रहेगा कि अभी राजस्थान में 7 संभाग हैं, हर संभाग स्तर पर बार काउंसिल का एक कार्यालय खोला जाए। इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कैंप लगना चाहिए बार काउंसिल का, जिससे अधिवक्ता, वहाँ के अधिवक्तागण अपने रिन्यूअल, अपने मेंबर वेलफेयर फंड की मेंबरशिप, उन सब के लिए आवेदन वहीं कर सकें। आइडेंटिटी कार्ड बनवाना हो जिसको नया, तो वो बनवा सकें। साल में एक बार हर डिस्ट्रिक्ट में एक कैंप होना चाहिए बार काउंसिल का, जिसमें आम अधिवक्ता अपने जो भी कार्य हैं बार काउंसिल के रिगार्डिंग, वो उसमें कर सकें। सर, जूनियर अधिवक्ता जो होते हैं, उनसे जुड़ी सबसे बड़ी व्यवहारिक समस्या कौन सी है और अपने स्तर पर आप इसे कैसे सही करेंगे? जूनियर अधिवक्ताओं के लिए सबसे जो व्यवहारिक समस्या है वो है उनके लिए आर्थिक असुरक्षा। उसके लिए प्रयास रहेगा कि जूनियर अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड की सुविधा उपलब्ध हो, और उनके लिए कम दरों पर डिजिटल लाइब्रेरी उपलब्ध हो, जिससे वो लेटेस्ट जजमेंट्स जो आते हैं हमारे हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स के, उनसे वो रूबरू होते रहे। अभी बार काउंसिल में एडवोकेट वेलफेयर फंड का मेंबर बनने के लिए 50,800 रुपए की फीस है। वो किसी भी नए अधिवक्ता के लिए एक बहुत बड़ी रकम है। कोई भी नया अधिवक्ता जो जो बार एसोसिएशन को ज्वाइन करता है या प्रैक्टिस में आता है, उसको आते ही 50,800 रुपये देना बहुत मुश्किल काम है। इससे पहले ये 17,500 रुपये थे चार्ज वेलफेयर फंड की मेंबरशिप के लिए। लेकिन उसको एकदम से बढ़ा के 50,800 रुपये कर दिया गया है, जो कि बहुत ज्यादा है। मेरा प्रयास रहेगा कि हम जो वेलफेयर फंड की मेंबरशिप है उसका अमाउंट कम करें, जिससे नए अधिवक्ता उसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकें। आज मैं कई बारों में जाके आया, बहुत दिन से मैं टूर पर हूँ, सभी बार एसोसिएशन में जा रहा हूँ। अभी जो नए अधिवक्ता हैं वो बहुत कम संख्या में हैं जो बार काउंसिल के एडवोकेट वेलफेयर फंड के मेंबर हैं, क्योंकि एक तो अमाउंट बहुत ज्यादा है, दूसरा उनको अवेयरनेस नहीं है कि वो ईयरली मेंबरशिप भी ले सकते हैं। आप मोबाइल से ही बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की ऐप पर जाकर एडवोकेट लॉगिन करके उसमें आप ईयरली मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे कि आप एटलीस्ट जो एडवोकेट वेलफेयर फंड है उसके मेंबर बने और उससे प्राप्त होने वाली सुविधाओं का आप लाभ उठा सकें। और मतलब ये जो एडवोकेट्स होते हैं, जो मतलब शुरुआती दिनों में वो एडमिशन लेना चाहते हैं या वो एडवोकेट बनना चाहते हैं, इनके लिए कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है? इनके लिए एज सच ऐसा कोई प्रोग्राम अभी तक नहीं है, लेकिन उसके लिए स्कॉलरशिप तो नहीं कहूंगा मैं उसको, लेकिन ये लगातार मांग रही है अधिवक्ताओं की कि जो भी नए एडवोकेट्स एनरोल्ड होते हैं 5 साल तक उनको स्टाइपेंड के रूप में कुछ ना कुछ अमाउंट उनको दिया जाए, ताकि उनका खर्चा तो ताकि मतलब चल उनका सके। खर्चा चलता रहे, और वो एटलीस्ट नए जो एक्ट हैं, नए जो जनरल्स हैं, नए जो जजमेंट्स आते हैं, उनसे रूबरू होते रहे। तो जो वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो हमारे एसेट्स हैं वकालत के पेशे के, क्योंकि उन्होंने अपने पूरा जीवन दिया है इस वकालत के पेशे के लिए। तो उनके लिए आज जो सुविधाएं हैं वो बहुत नगण्य है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे खुद के ताऊजी हैं श्री महेंद्र पाल जी, वो करौली में प्रैक्टिस करते हैं। आज उनकी एज करीब 89 ईयर्स है। वो 1964 से वकालत में है। अब अब वो रिटायरमेंट के लिए जब सोच रहे हैं, तो उनकी वेलफेयर फंड की प्रैक्टिस करीब 40-42 साल की हो गई। तो वेलफेयर फंड से आज उनको जो अमाउंट मिलेगा वो बहुत ही नगण्य है। अगर वो आज रिटायरमेंट लेते हैं अपने पूरा जीवन वकालत में लगाने के बाद, तो उनको शायद मुश्किल से मेरे हिसाब से 9 या 10 लाख रुपए ही मिलेंगे, जो कि बहुत गलत है। ये एग्जाम्पल अकेले उनका नहीं है, राजस्थान में ऐसे हजारों हमारे
जो न्यायपालिका के स्तंभ हैं मजबूत, जिन्होंने अपना पूरा जीवन वकालत में लगाया है, ऐसे सभी अधिवक्ता जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनकी ये समस्या है, वो इस चीज से बहुत आहत है। वेलफेयर फंड जो राजस्थान एडवोकेट वेलफेयर फंड है, वो 1989 में लागू हुआ था। उसके बाद से आज तक उसमें जितने भी संशोधन हुए, लेकिन वो संशोधन के बाद भी आज बहुत ही एक मीगर अमाउंट अधिवक्ताओं को रिटायरमेंट पे या डेथ पे मिल रहा है। उसको बढ़ाने की, उसको रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए इन जो अमाउंट है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे कम से कम उनका एक सम्मान पूर्वक वो अपने जीवन का जो पड़ाव है, अंतिम पड़ाव है, उसको वो सम्मान पूर्वक पूरा कर सके। सर 9-10 लाख तो बहुत ही कम रकम होते हैं। आजकल तो मतलब अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो उसका इलाज भी 9-10 लाख में तो शायद नहीं हो सकता है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें बार काउंसिल में अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद में गंभीर बीमारी में 2.5 लाख रुपए तक अमाउंट मिलता है, जो कि आपको पता है बहुत कम है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, बार काउंसिल ने अभी तक प्रयास नहीं किया है कि मेडिक्लेम पॉलिसी एडवोकेट्स के लिए लॉन्च की जाए। आज राजस्थान में करीब 1.25 लाख के आसपास एडवोकेट्स हैं। उनके लिए मेडिक्लेम पॉलिसी हो, जिससे अधिवक्ता और उसके परिवारजन एटलीस्ट बीमारी के जो पल हैं, जो बीमारी अचानक से आने वाली बीमारियां हैं, उसका उसमें कम से कम आर्थिक संकट से ना गुजरें और वो मेडिक्लेम पॉलिसी से फायदा उठा सकें। इसके लिए आज तक बार काउंसिल ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। सर हमने जूनियर और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के बारे में बात कर ली। अब थोड़ी बात युवा अधिवक्ताओं के बारे में हो जाए कि इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, युवा अधिवक्ता हमारे न्याय प्रणाली के नींव हैं। वो उनके लिए अच्छा माहौल हो, प्रारंभिक वर्षों में उनको बहुत ज्यादा कठिन मेहनत करनी पड़ती है, उनके लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध हो, उसके साथ ही उनको नियमित एक प्रशिक्षण प्रोग्राम चलना चाहिए बार काउंसिल के द्वारा, जिसमें कि सेमिनार्स, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेज, हाई कोर्ट के जजेज आए, जो लॉ के प्रोफेसर्स हैं विभिन्न सब्जेक्ट्स के। आजकल जैसे साइबर अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, हाँ। उसके लिए रेगुलर एक सेमिनार आयोजित हो, जिससे कि वो नए कानून, नए एक्ट के बारे में रूबरू हो सकें। दूसरा, न्यायालय परिसर में ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको उपलब्ध हो, उनको चैम्बर्स उपलब्ध हो, जिससे कि एक वो अच्छे वातावरण में कार्य कर सके। प्लस उनके लिए जो मेडिक्लेम पॉलिसी है वो सही तरह से लागू हो, और वेलफेयर फंड के वो मेंबर बने और उनको एक अच्छा डिसेंट अमाउंट उनको अपनी वकालत में मिल सके वेलफेयर फंड से, जब भी उनको रिक्वायरमेंट हो। अगर उनको कोई लोन लेना है तो लोन की जैसी फैसिलिटी भी युवा अधिवक्ताओं को उपलब्ध हो। जैसे आपने सेमिनार्स की बात करी, हम वेबिनार्स भी मतलब कंडक्ट करवा सकते हैं क्योंकि डिजिटल एरा है अभी फिलहाल, तो इसके लिए आपने कुछ मतलब प्लानिंग कर रखी है? देखिए, कोरोना काल में ऑनरेबल जजेस की वेबिनार्स हुई थी, जिसमें कई जजेस ने पार्टिसिपेट किया था और उससे युवा अधिवक्ता रूबरू हुए थे। लेकिन कोरोना काल के बाद में अभी तक ऐसी कोई वेबिनार आयोजित नहीं की गई है बार काउंसिल के द्वारा। तो मेरा प्रयास रहेगा मंथली या क्वार्टरली ऐसी वेबिनार्स आयोजित हों, जिसमें हमारे युवा युवा साथी सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के बारे में, नए जो जजमेंट्स हैं, नई जो प्रोग्रेस है उन लॉज में, प्लस जो नए नए उनमें अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, नए नए रिसेंट जजमेंट्स आ रहे हैं, उनके बारे में वो रूबरू होते रहें। इससे मतलब और एक पंथ दो काज हो जाते हैं, सब कनेक्टेड भी रहते हैं और नॉलेज भी शेयर हाँ, होती है। इसमें आप कनेक्टेड तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में नॉलेज आपको अच्छी मिलेगी, और जिससे आप अपने वर्क प्लेस पे या अपने वर्किंग कैपेसिटी को और ज्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। सर अगर आप बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में चुने जाते हैं तो आपकी मुख्य प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि सभी अधिवक्ता साथी जितने भी राजस्थान में प्रैक्टिस में हैं, वो सभी वेलफेयर फंड के मेंबर बने। उनके लिए मेडिक्लेम पॉलिसी एग्जीक्यूट हो, जिससे वो मेडिकल इमरजेंसी के समय
उन्हें कहीं ताकना ना पड़े, कहीं उनको देखना ना पड़े कि भाई मेडिकल इमरजेंसी में अब हम फाइनेंशियली सपोर्ट हमें कहाँ से मिलेगा। दूसरा, अ, जो रिटायरमेंट का जो अमाउंट है वेलफेयर फंड का, वो इंक्रीज होना चाहिए। हर बार एसोसिएशन में डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए। चैम्बर्स की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए एडवोकेट्स को। स्वच्छ वॉशरूम्स होने चाहिए मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए। उनके लिए कैंटीन की सुविधा होनी चाहिए। और जो युवा अधिवक्ता जूनियर जो नए प्रैक्टिस में आते हैं, उनके लिए स्टाइपेंड की सुविधा होनी चाहिए। तो मतलब एज ए मेंबर अगर आप इलेक्ट होते हैं तो आप पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ, आप ये सब तो मतलब उन्हें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बार काउंसिल से मेरा जो अटैचमेंट है, या बार काउंसिल के चुनाव या उसकी जो कार्य प्रणाली है, उसके बारे में मैं सन 2008 से लगातार बार काउंसिल में हो रहे कार्यों पर मेरी नज़र है। क्योंकि पिछले चुनाव में 2008 वाले चुनाव में संजय शर्मा जी बार काउंसिल का चुनाव लड़े थे। उसके बाद उन्होंने 2018 वाला इलेक्शन लड़ा था, तो मैं उनके साथ था। मैंने देखा है बार काउंसिल में, बार काउंसिल की प्रणाली को मैंने देखा है। तो मैं केवल ये वादे नहीं है, एक विजन है, एक रोड मैप है जो सभी अधिवक्ता साथियों के लिए मैं लेकर आया हूं, और मैं उस पे पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। ये मेरा वादा है। सर पहले बीसीआर चुनाव 2018 में हुए थे और अब 2026 में हो रहे हैं, ऐसा क्यों? बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का जो कार्यकाल है, किसी भी बार काउंसिल का 5 साल के लिए होता है, लेकिन वो कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से वो एक्सटेंड हो के अब 2026 में हो रहे हैं इलेक्शन। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि बार काउंसिल का जो चुनाव है वो फिक्स टाइम पीरियड पे होना चाहिए, जिससे कि जिन लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया है वो अपने आप को ठगा सा महसूस ना करें। आज मैं विभिन्न बारों में, जब बार एसोसिएशन में जब जा रहा हूँ, तो देखता हूँ, अरे पहली बार लड़ रहे हो या दूसरी बार लड़ रहे हो। पहले वाले लोग हैं वो सीट छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। वो ये ऐसा भी नहीं है कि वो सीट छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, कई बार ऐसे जजमेंट्स आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनके कारण थोड़ा डिले हो जाता है। क्योंकि बार काउंसिल के चुनाव कराना बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से नोटिफिकेशन जारी होता है, उसका गजट नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद ही इलेक्शन होते हैं। लेकिन बार काउंसिल के जो मेंबर हैं जीते हुए, उनको एक प्रयास करना चाहिए कि एक फिक्स टाइम पर टेन्योर कंप्लीट होते ही इलेक्शन हो जाए। सर जो इतने डिलेज होते हैं इनको इम्प्रूव करने के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देखो, लोकतांत्रिक जो संस्था है उनके इलेक्शन बिल्कुल टाइम से होने चाहिए, और मेरा प्रयास रहेगा कि जैसे ही टेन्योर कंप्लीट हो उसके तुरंत बाद में इलेक्शंस हो जाने चाहिए। इतना ज्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, जिससे नए लोग आए, नया विजन हो, नई 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 योजनाएं लेकर आए, नया रोड मैप आए, और जिससे अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को लाभ पहुंचे। हमने इतनी बात करी इलेक्शंस के बारे में, युवा एडवोकेट्स के बारे में और सबके बारे में। तो अब मैं आपसे पूछूंगी कि आप मान लीजिए आप सिलेक्ट हो गए, सिलेक्ट होने के बाद आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी जो आप कोशिश करेंगे कि ये चीज हो? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने कहा कि आप सेलेक्ट होते हैं तो आप क्या करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा, सबसे पहले जहां हम नए अधिवक्ताओं के लिए बात करें, उनके लिए स्टाइपेंड लागू हो, जल्दी से जल्दी लागू हो। हमारी महिला अधिवक्ता साथियों के लिए स्वच्छ वॉशरूम्स अवेलेबल हों हर कोर्ट प्रेमाइसिस में। पूरे राजस्थान में जितनी भी कोर्ट हैं, सब में उनके लिए सेपरेट और नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स हों। मेल्स के लिए भी हों। कोर्ट्स में कैंटीन की सुविधाएं उपलब्ध हों, डिजिटल लाइब्रेरी हो। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। एक मेडिक्लेम पॉलिसी, इसके लिए ये मेरे लिए एक मुख्य रूप से एक प्राथमिकता रहेगी कि हमारे सभी अधिवक्ता साथियों के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी जल्दी से जल्दी लागू हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद आपको पता नहीं होगा, कई बार अधिवक्ता जब बीमार होके और अगर 7 दिन भी वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है ना, तो उसकी पूरी फैमिली क्राइसिस में आ जाती है। क्योंकि एडवोकेट के लिए कोई सैलरीड नहीं है वो, कि उसको हर महीने सैलरी आ जाएगी या 1 तारीख को उसका अकाउंट में पैसा आ जाएगा। उसके लिए हर दिन कोर्ट जाना है, अपने अपने लिटिगेंट के लिए काम करना है, उसके बाद ही उसको अपनी फैमिली को वो पाल पाता है। तो मेरी
सबसे पहले प्रयास रहेगा कि सभी अधिवक्ताओं के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी आए, जिससे ऐसे दिन, ऐसे क्रूशियल डेज जब वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं या मेडिकल इमरजेंसी में हैं, तो उनको एक सहायता मिले। उनको और उनकी फैमिली के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी जल्दी से जल्दी लागू हो। और मैं बात करूंगा अधिवक्ताओं के लिए जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, वो एक हैंडसम अमाउंट उनको मिले। वेलफेयर फंड की जो नए अधिवक्ता मेंबरशिप नहीं ले पाते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा जागृत करके उनको वेलफेयर फंड का मेंबर बनवाया जाए, उनको मेंबरशिप दिलाई जाए और उनके लिए थोड़ा अमाउंट कम किया जाए, क्योंकि नई अधिवक्ता 50,800 रुपए पे करके मेंबरशिप, लाइफ टाइम मेंबरशिप लेने में सक्षम नहीं होता कोई भी नया एडवोकेट। तो ऐसे एडवोकेट्स को एक रियायती दर पर हम उसको किस्त में कर सकते हैं, या उनको थोड़ा अमाउंट कम करके उनको वेलफेयर फंड का मेंबर बनाएं, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा इस फंड का लाभ उठा सके। राजस्थान के विभिन्न जिलों में बार एसोसिएशंस में बार काउंसिल के लिए की तरफ से कैंप लगाए जाएं, उनको जागृत किया जाए। आपको आश्चर्य होगा, मैं नए अधिवक्ताओं जिनसे मिलता हूं उनसे पूछता हूं कि क्या आप राजस्थान वेलफेयर फंड, एडवोकेट वेलफेयर फंड के मेंबर हैं? वो सर हम तो नहीं है, हमें किसी ने बताया नहीं। ईयरली मेंबरशिप के बारे में उनको नॉलेज नहीं है, और वो लाइफ टाइम मेंबरशिप 50,800 पे करने की कैपेसिटी में नहीं होते। तो उनको जागृत किया जाए कि आप वेलफेयर फंड के एटलीस्ट मेंबर तो बनिए। मेंबर बनेंगे, उसके बाद ही तो आप बेनिफिट उठा पाएंगे उस चीज का। तो उनको जागृत करके उनके लिए कैंप लगा के उनको मेंबरशिप दिलाई जाए बार काउंसिल एडवोकेट वेलफेयर फंड की। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला पैसा है वो इंक्रीज हो, एक इतना डिसेंट अमाउंट तो हो कि कम से कम एडवोकेट जब रिटायरमेंट ले या उसकी डेथ हो जाए किसी भी कारण से, तो उसकी फैमिली को कम, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन दर दर ना भटकना पड़े। तो सर आपने मतलब इतनी बेसिक चीजों पर मतलब आपने बताया, बेसिक चीजों के बारे में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में आपने बताया कि अगर आप चुने जाते हैं तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज करेंगे। एंड आई होप कि आप मतलब जो वादे आप कर रहे हैं, जो चीजें आप बोल रहे हैं, वो आप जरूर करें। एंड में आपका मतलब एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, जो बाकी अधिवक्ता हैं उनके लिए क्या रहेगा? बार काउंसिल का चुनाव एक अधिवक्ता का चुनाव नहीं है, अधिवक्ता समाज का चुनाव है। मैं सभी अधिवक्ताओं से निवेदन करूंगा, अपने मताधिकार का अधिक से अधिक प्रयोग करें और सशक्त उम्मीदवारों को बार काउंसिल में पहुंचाएं, जिससे कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए बार काउंसिल में अधिक से अधिक कार्य हो सके। अपने मताधिकार का प्रयोग करें, मुझे अनुग्रहित करें अपना मत देकर, जिससे कि मैं आपकी आवाज बनकर बार काउंसिल में जा सकूं। धन्यवाद। आप आए, आपने वक्त निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे पॉडकास्ट पर आए, आपने बताया इलेक्शंस के बारे में, चीज़ों के बारे में बहुत गंभीरता से, बहुत स्पष्ट रूप में आपने चीज़ें बताई। और मेरा व्यूअर से भी ये अपील रहेगी कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को आप थोड़ा सीरियसली ले, क्योंकि यही एक प्रक्रिया होती है जिसमें आप अपने आप को बता सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। सर आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।